गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ पीजीसीआईएल। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ पीजीसीआईएल। उससे पहले कुछ मैं खुद के लिए बता देता हूँ। देख लो आप, एक मिनट। ठीक है, चलो। देखो, मेरा जो सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये जो लिखा हुआ है, हिमांशु प्रसाद। ठीक है, सेम यही नाम है, मेरे चैनल का ही नाम है। उसके बाद आते हैं, अगर आपको गूगल सर्च करना है तो आप ये डालना, या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, हिमांशु हिमांशु प्रसाद 729। ओके। एंड इस तरह का लोगो दिखेगा, मेरा पिक्चर है वो, और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। जो पीजीसीआईएल है उनका इंटरव्यू के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पीजीसीआईएल के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, मैं क्या हूँ देख लो। सबसे पहले तो मैं बीटेक किया हूँ IIT IIM धनबाद से। उसके बाद जब मेरा पास आउट होने वाला था तो उसी टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट हो गया टाटा पावर में। मैं 3 टाइम्स गेट क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद AIR 144 प्राप्त किया गेट 23 में। बिफोर दैट हमने 2 बार HPCL का एग्ज़ाम में 2 टाइम्स HPCL का एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर किया है, जिसका इंटरव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और देखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, ठीक है, जिसमें मेरे को 7.5 आउट ऑफ 10 मिले थे इंटरव्यू में। नो डाउट ऑन एवरेज मार्क्स है, बट ठीक है यार, इतना लाल लोगे तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा आपका। एंड प्लेस्ड हुआ पीजीसीआईएल में थ्रू गेट 2023। चलिए, हमने क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए थे उसको हम कुछ सेट में डाला डाला है हमने, लाइक सेट 1, 2, 3 एंड 4। सेट 1 में देखते क्वेश्चन। हिमांशु, डू यू वर्क इन टाटा पावर? पहला क्वेश्चन तो ये था। एंड व्हाट योर प्रोफाइल देयर इन टाटा पावर। देखो, इन क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जब भी आप गेट का एग्ज़ाम दोगे उसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज निकलेगी। पीजीसीएल के केस में क्या था मैं वो बता देता हूँ आपको। पहले उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला, एडवर्टाइजमेंट के बाद फॉर्म फिलिंग के लिए निकाला। मैंने फॉर्म फिल किया, गेट का जो स्कोर था वो लगाया, और उसके बाद पहला आता है शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन गेट रैंक। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, शॉर्ट लिस्टिंग जैसी हुआ उसके बाद वो जीडी के लिए बुलाएगा, जीडी इंटरव्यू के लिए। तो पहला होगा जीडी एंड तीसरा होगा इंटरव्यू। देखो, वैसे तो इसमें से कोई ये और ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है HPCL की तरह, बट एक चीज़ है। मान लो आपका जीडी हुआ और एक लिमिट होता है, एक लोअर नंबर होता है, कुछ परसेंटेज रहता है 40% या फिर जो भी है, तो उसके हिसाब से वो आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो नंबर आप अगर नहीं भी लाते हो तो एलिमिनेट उस टाइम पे नहीं करेगा। इस तरह का नंबर नहीं रहता है, इस तरह का प्रोसेस नहीं रहता कि आप जीडी में वो अगर सेट मार्क्स अगर नहीं ला पाए तो आपको इंटरव्यू में नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरह का चीज़ें नहीं होगा पीजीसीआईएल में, जबकि HPCL में होता है। तो इसमें क्या है, आप कुछ भी मार्क्स लाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जीडी दो, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओ। ठीक है, बाद में जब मेरिट बनेगा और मेरिट के हिसाब से रैंक आएगा तो वो आपका सब कंसिडर कर लेगा। अगर आपने उस टाइम पे जीडी में रैंक आपका नंबर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा या फिर लोअर को क्रॉस नहीं किया होगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको मेरिट में लिया ही नहीं जाएगा। अगर आपको लोअर से ऊपर रहेगा, इंटरव्यू में लोअर से ऊपर रहेगा, तो आपका एक रैंक डिसाइड किया जाएगा और जितना सीट है उसके हिसाब से आपको देखा जाएगा कि उस सीट
उस नंबर ऑफ सीट में आप आ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह का चीज़ें मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो आपको मतलब कहना ये है कि अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको इस दोनों को थोड़ा सा बेहतर करना है, और रैंक अगर घटिया है, अगर घटिया बोले तो मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो आपको फिर इस दोनों को बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सो पहला क्वेश्चन है कि हिमांशु, डू यू वर्क इन टाटा पावर, व्हाट आर योर प्रोफाइल देयर इन टाटा पावर। तो इसका आंसर है कि मैंने टाटा पावर में काम किया। ठीक है, 4 years इन टाटा पावर। ठीक है, मेरा प्रोफाइल क्या था, तो मैंने सर को बताया था कि भाई सर मैं सोलर ओएनएम में काम किया। ठीक है, सोलर ओएनएम में काम किया, जहाँ पे क्या किया, एक तो वही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री था सर। उसके बाद सेफ्टी में भी मेरे को कदम रखने पड़ते थे। ठीक है, आईआर इशू जो है उसको भी रिजॉल्व करने पड़ते थे। ऑफकोर्स मैं डायरेक्ट नहीं करता था, बट मैं और मेरे बॉस दोनों इन्वॉल्व थे इसमें। तो आईआर इशू है। उसके बाद है मटेरियल, एक तो इन्वेंट्री हो गया जिसमें स्पेयर के बारे में, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट है, एमएम भी है, पीएम है। मटेरियल मैनेजमेंट मतलब आपको सैप में जा कर के लोकल परचेज ऑर्डर, पीआर ओआर ये सब बनाना पड़ता था, जीआरएन ये सब, जिसमें हम बोलते पीओ, पीआर, जीआरआईएन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये सब। पीएम में आपको क्या है, पीटीडब्ल्यू, जेएसए, हीरा, टीबीटी, ये सब करते थे। मतलब ये इंडस्ट्रियल चीज़ें है, आप जब जाओगे तो पता चलेगा। बट ये सारी चीज़ें मेरे को पता था, जिसमें मैं ज़्यादातर जो मेरा काम था, एक तो ये हो गया और एक ये रहता था, और बाकी इन्वेंट्री ये सब थोड़ा थोड़ा पार्ट करके मैं देखता था, बट करना मेरे को ही पड़ता था। ठीक है, ये मैंने बताया था। उसके बाद बोलते हैं सर कि व्हाट इज शैडो इफेक्ट इन सोलर ऑपरेशन, हाउ कैन बी एलिमिनेट दिस इफेक्ट। देखो, तो सोलर में क्या होता है, एक शैडो इफेक्ट करके आता है। क्या होता है वो शैडो इफेक्ट, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सोलर पैनल ना, लेट से एक सोलर पैनल हम यहाँ पे बनाते हैं, तो सोलर पैनल में बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे बोले तो किसी में 60 सेल होंगे, किसी में 70 सेल होंगे, वो डिजाइन एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पर भी मान लो यहाँ पे अगर एक स्टोन हो गया, लेट से, या ग्रास हो गया, तो देखो इसमें एक रो है, एक कॉलम है, देख रहे हो, कॉलम, और दूसरा रो है। तो जैसे ही यहाँ पे ना रॉक पड़ेगा ना, तो क्या होता है, इस पूरे कॉलम को शैडो कर देगा। मतलब ये कॉलम से करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि वो सर्किट को हीट कर देता है। ठीक है, सर्किट को क्या करता है, हीट नहीं, सर्किट को क्लोज यहाँ पे ओपन कर देगा, क्योंकि जैसे ही एक पत्थर पड़ा तो वहाँ पे लाइट पड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा और करंट रुक जाएगा। तो ये पूरा जो कॉलम है वो उससे करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन बाकी जो है, जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, इससे करंट फ्लो करेगा। और ये जो है पीछे में जंक्शन बॉक्स रहता है, जेबी जिसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू 2 वायर आएगा, प्लस माइनस, उधर से करंट आप ले लो। ठीक है, पावर ले लो। अब इसमें क्या होता है, तो ये तो हो गया सोलर इम्पैक्ट, कि भाई अगर कोई स्टोन है या ग्रास पड़ गया तो उसकी वजह से एक कॉलम जो है उससे करंट फ्लो नहीं होगा, उसको शैडो कर देता है। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड एट शैडो इफेक्ट। हाउ कैन बी एलिमिनेट दिस इफेक्ट, तो एक, अब देखो ये जो है, जैसे ही यहाँ पे शैडो आया तो इस पूरे कॉलम को शैडो कर दिया, मतलब जैसे ही वहाँ पे स्टोन पड़ा शैडो हो गया। तो इसको एलिमिनेट कैसे किया गया, जेबी में डायोड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा डायोड बोलते हैं, एक मिनट, ठीक है मैं अभी भूल रहा हूँ। तो उसमें ना एक डायोड होता है, 2-3 डायोड लगे रहते हैं। वो डायोड क्या करता है, बाईपास, बाईपास डायोड, इसको बोलते हैं बाईपास डायोड। ठीक है, तो ये बाईपास डायोड क्या करता है, इस कॉलम को बाईपास करके बाकी से करंट ले लेता है।
तो इसीलिए उस डायोड का यही काम होता है कि जब भी इस तरह का कंडीशन हो तो बाईपास डायोड ऑपरेट एक्टिव होता है और उसको बाईपास करके करंट ले लेता है उस किसको, इस कॉलम को। एक तो बाईपास डायोड हो गया। दूसरा एलिमेंट आप इससे कर सकते हो कि उसको क्या करो, रेगुलर क्लीनिंग करते रहो। रेगुलर क्लीनिंग से भी ग्रास, पत्थर या धूलकण ये सब हटते रहते, तो उससे भी आप कर सकते हो उसका। तो ये करने से भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो दो चीज़ें था जो हम बताए थे। तीसरा है कि टाटा पावर इज ए प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इवन दो यू वांट टू लिव वाई। इसका मैंने एकदम बड़ा ही सिंपल जवाब दिया था कि सर आप देखो, मेरा रैंक मैं आपको बताया नहीं क्या है कि मेरा रैंक कितना है, AIR 144। तो मैं बता सकता था। तो मैंने उनको क्या बोला, आप डिसाइड मतलब आप बताना उस रैंक के भी आप सही है कि गलत। मैंने बोला सर कि मेरी काफ़ी इच्छा थी कि मैं PSU में जाऊँ, और उसके लिए मैंने कंटिन्यूअस स्टडी करते रहा। ठीक है। तो इस वजह से मैं टाटा पावर छोड़ना चाहता था। और जब मेरा AIR 144 आया तो मैं मतलब मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं निकल लिया। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि मुझे PSU में ही जाना था। इस वजह से मैं स्टडी करता रहा और अच्छा रैंक लेकर आया 144 का। तो वो लोग खुश थे इस आंसर से, मतलब इतना भी नहीं बट खुश थे। ठीक है। मैंने बहुत सिंपल जवाब दिया था, ये कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया था इस पर। हाउ वाज योर प्रोजेक्ट इन कॉलेज, प्लीज एक्सप्लेन ब्रीफली। देखो मेरा कॉलेज टाइम पे क्या था कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें क्या था कि अ, जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, तो ट्रांसमिशन लाइन टावर का, ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन टावर होता है ना, हाँ, तो उसमें क्या था, हमने ये दिखाया था कि भाई एक होता है ग्राउंड रेजिस्टेंस। तो एक होता है अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मेरा यही टॉपिक था प्रोजेक्ट में। तो मैंने सर को बताया कि सर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो पहला उनका क्वेश्चन ये आया कि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मैं बोला कि सर उनका वैल्यू जो है ग्रिड वैल्यू, दैट शुड बी लेस देन, ग्रिड वैल्यू शुड बी लेस देन 1 ओम। ठीक है। ओके। और दूसरा ऑफ ग्रिड वैल्यू, ऑन ग्रिड बोल सकते हो, ऑफ ग्रिड वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ऑफ ग्रिड वैल्यू मैंने उनको बोला था कि सर ये जो है 10 से मिनिमम होना चाहिए, 10 ओम से मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने बोला कि सर मैं अपने प्लांट पे ये वैल्यू जो है ज़्यादा आ रहा था, ग्रिड वैल्यू ही। तो हमने उसको कम किया था, काम किया था उस पर, और कम करके कैसे किया था कम। तो बोला कि सर उसमें मैंने वाटर प्लस चारकोल डाला था, और फिर जा कर के वैल्यू जो है ओवरऑल 1 ओम के से कम आने लगा था। तो फिर उनका नया क्वेश्चन था, देखो इसमें लिखा होगा हमने, व्हाट्स विल द वैल्यू ऑफ ग्राउंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू रिड्यूस दिस अर्थ रेजिस्टेंस। तो उसके रिडक्शन के लिए क्या करते हो आप। तो उसके रिडक्शन के लिए मैं आपको बोलता है कि वाटर और चारकोल डालते हैं। बट फिर उनका नया क्वेश्चन था कि वाटर और चारकोल क्या करते, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चारकोल एंड वाटर इन द अर्थ पीट में। हाँ, तो भाई सिंपल है कि ये चारकोल, वाटर क्या करता है, वाटर जब अंदर जाता है तो एक तो मॉइस्चराइज कर देता है। ठीक है, मॉइस्चराइज। और चारकोल क्या करता है, उसके मॉइस्चराइज को बनाए रखता है, मेंटेन करता है। मॉइस्चराइज जो कंडीशन है उसको मेंटेन करता है। दैट इज ऑल अबाउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, इज डायमंड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल हमने उनको बताया था सर कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है दोनों कार्बन के ही अप्रूफ होते हैं। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ।
एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट। जिसमें से ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये होता है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि सर आ, मैंने डिफरेंस में ऐसे ऐड कर दिया हूँ, आप देख लेना डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंसेस है। बट मेरे से जब क्वेश्चन पूछा कि इज डायमंड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने उनको बोला था सर चूंकि डायमंड इज ए पार्ट ऑफ ग्रेफाइट एंड दैट्स वाई कंडक्टर होगा। ठीक है, ये होगा, जबकि ये आंसर गलत है। मैं वहाँ पे ये चीज़ें गलती किया था कि डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। सो मैंने कंडक्टर बताया था। और फिर उनका नया क्वेश्चन था, देखो नया क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, नया क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा है। उन्होंने बोला था कि अच्छा तो मेरे को बताओ कंडक्टर का एग्जांपल दो जो वहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे सॉरी इंसुलेटर का एग्जांपल दो। तो पहले मैंने बताया इंसुलेटर के रूप में, वो डाउट क्लियर करे कि इस बंदे का डाउट ये सही में इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं। तो उन्होंने पूछा इंसुलेटर का एग्जांपल, तो मैंने बताया सर रबर। बोला नहीं रबर के अलावा बोलो, तो मैं बोला सर स्टोन। तो बोला हाँ। तो फिर आप बताओ डायमंड क्या है, फिर भी मैं बोला डायमंड कंडक्टर ही है। तो फिर बोले कि उन्होंने बोला ठीक है आगे चलो, दूसरे लोगों ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। एक्चुअली कुछ ये इस पर मैंने ब्लंडर मिस्टेक किया था। ठीक है, व्हाट डज गवर्नमेंट प्रोवाइड इन केस ऑफ फैटेलिटी व्हाइल ऑन द जॉब। क्योंकि इसका आंसर मेरे को पता था, इसलिए बोला कि सर डोंट हैव आइडिया, मैंने ऐसा आंसर करके आगे बढ़ा था। उनका ये कहना था कि क्या तुमको कंपनी ने सिखाया नहीं क्या ये चीज़। अब क्योंकि मुझे पता था बट मैं अब उस डीप में जाना नहीं चाह रहा था, ये मेरी मिस्टेक थी कि आपको जो पता है वही बताओ। एक्चुअली तो मुझे बताना चाहिए था बट मैं बताया नहीं था, मैं सीधा बोल दिया सर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। उसके बाद था कि एट व्हाट वोल्टेज डज योर सबस्टेशन इवैक्यूएट। तो मेरा जो सबस्टेशन था वो 110 kV पे इवैक्यूएट कर रहा था, करता है अभी भी 110 kV। तो वही बोला था कि सर 110 kV उस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज प्रेजेंट इज स्विचर। तो ये सब 6। अब बोल रहे कि पक्का ना ये सब 6 ही है ना, बोला यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवीटी एंड पीटी। देखो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया था, मैं आपको जस्ट डाल दिया हूँ, इसका आप डिफरेंस देख लेना, बट फिर भी बता देता हूँ। देखो पीटी में क्या है, वन टाइम स्टेप डाउन होता है, सबसे पहले ध्यान रखना। और सीवीटी में क्या है, 2 टाइम स्टेप डाउन ऑफ वोल्टेज। ठीक है, पीटी में जो स्टेप डाउन होता है वो डायरेक्टली थ्रू व्हाट, ट्रांसफॉर्मर एक्शन होता है। ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू होता है। जबकि सीवीटी में पहला होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल ऑफ कैपेसिटर प्लस ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ है जो पीटी है ना, पीटी हम लोग इन जनरल लेस देन 33 kV तक यूज करते हैं, और सीवीटी जो है ग्रेटर 33 kV। अभी क्या होता है पीटी, अगर आप हाई पीटी में क्या होता है सिर्फ कॉपर होता है, और इसमें सीवीटी में कॉपर प्लस 1 मिनट और भी। पीटी में क्या होता है ओनली कॉपर, क्योंकि इंडक्टर सिर्फ रहता है, और सीवीटी में कैपेसिटर प्लस कॉपर। तो अगर आप 33 kV से भी ज़्यादा पे यूज करोगे ना, तो पीटी क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा सिर्फ कॉपर की वजह से। और सीवीटी क्या है, सीवीटी आप
यूज करो, तो ये क्या रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि चूंकि पीटी इन जनरल हम लोग जो यूज करना चाहिए हमें, वो मेजरिंग पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू एक्यूरेसी ज़्यादा है मेजरिंग पर्पस। ठीक है। और सीवीटी जो यूज करोगे आप, वो यूज करोगे प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब सर एक पूछे थे कि इफ़ ए फॉल्ट अकर्स ऑन द ट्रांसमिशन लाइन देन व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू क्लियर द फॉल्ट। मैंने बोला था कि सर अगर फॉल्ट आएगा तो हम रिले में जाएंगे, चेक करेंगे रिले को कि क्या फॉल्ट है, कैसे हुआ। बोले कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम डायरेक्ट, तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा। मैं फिर से बोला कि सर वही अप्रोच तो मेरा यही रहेगा कि मैं रिले में चेक करूँगा कौन सा फॉल्ट है, उसका क्वांटिटी क्या है, फॉल्ट का लेवल क्या है, कितने डिस्टेंस पे हुआ है, तो ये सारा चीज़ चेक करूँगा पहले। बोला नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को समझो कि ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट हो चुका है, देन व्हाट शुड बी योर अप्रोच। देखो मेरा अप्रोच ये था कि मैं पहले तो रिले बताता, रिले के बाद मैं क्या बोलता सर कि सर ऑलरेडी ब्रेकर तो ऑफ हो ही गए होंगे, ब्रेकर ऑफ हो गया होगा, ठीक है, जस्ट उसको इंश्योर करना है। अब ब्रेकर ऑफ है, अब हम जाकर क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। और ग्राउंड करने के बाद जब हमारा इक्विपमेंट ग्राउंड हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें हमारा जो भी फॉल्ट रहेगा उस पर चेक, मतलब पता तो रहेगा ही, और उसके हिसाब से फॉल्ट को क्लियर करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। प्रोसेसिंग टू रिमूव द फॉल्ट। अब देखो सर जो है मेरे हिसाब से सुनना ये चाह रहे थे कि भाई जो सब जैसे ही ऑफ हो गया, मतलब ब्रेकर ओपन हो चुका है, ब्रेकर क्या है, ओपन हो चुका है ऑलरेडी। एक्चुअली वो यहाँ से सुनना चाह रहे थे, बट मैं, मेरा सेकेंड स्टेप था और मैं गया भी नहीं, तो इस वजह से वो बोल दिए कि शायद आई थिंक यू वांट टू वर्क, आई मीन प्रीवियसली यू डिडंट वर्क ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो मैं बोला यस सर, राइट। तो ये था मेरा। और ओवरऑल जो मेरे को इंटरव्यू में मार्क्स मिले थे, ठीक है, मैं काफ़ी लेजी हो गया था। तो इंटरव्यू में जो मार्क्स था मेरा 53/100, आउट ऑफ 100 मेरे को 53 मिले थे। एंड जीडी में मेरे को मिला था 15/20। ठीक है। तो आप ये, तो ये चीज़ें था जो मैंने आपको भी बताया कि कुछ क्वेश्चन मेरे गलत भी थे, बट इवन दो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था, इस वजह से इस तरह का मार्क्स आया। मैं एक जगह पे शायद गलत नहीं करता तो ये मार्क्स मेरा आज और भी अच्छा होता। जो डायमंड के बारे में था उस वही मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था। ठीक है। बट इन सारों चीज़ों की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता है, अब ओवरऑल कैसे हैंडल कर दो, दैट्स मैटर। मैं कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया था। हैंडल द इंटरव्यू इन पॉजिटिव, थ्रू पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है, थ्रू पॉजिटिव अप्रोच। मैं जब उसको ये बोल रहा था कि भाई डायमंड जो है एक कंडक्टर है, तो उसमें मैं एक चीज़ बोल रहा था कि भाई चूँकि सर वो ग्रेफाइट का एक पार्ट होता है, एंड ग्रेफाइट के पार्ट होने की वजह से वो कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट बार बार मैं बोल रहा था, इस वजह से मे भी उनको शायद बेसिस अच्छा लगा हो, बट फिर भी आंसर तो ओवरऑल गलत ही था, इस वजह से थोड़ा कम मार्क्स मिले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।